हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 6 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी इनका एग्ज़ाम करवा दिया था पेपर प्रीवियस ईयर का। आज हमारा 2 फरवरी 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगर आपने वो पेपर ना देखे हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, तो उसी में का पहला कथन, अभिकथन और कारण वाला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा, स्कूली काल होता है नहीं, जब हम लोगों का स्कूलिंग टाइम होता है, स्कूल में हम लोग होते हैं, तब प्रारंभिक वर्ष होते हैं, उसमें विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ये हमारा अभिकथन है। और इसका कारण कह रहा है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए आर दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। यानी कि हमारा जो स्कूली काल था, जब हम लोग स्कूल का जीवन था बच्चों का, तो प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ, बच्चों को हमें ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे उनकी जो संसाधन संपन्न हो, जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो दूसरा भी सही है और एक ही सही व्याख्या आर कर रहा है, क्योंकि हमें विद्यार्थियों को संसाधन तो प्रदान करने चाहिए। क्यों प्रदान करने चाहिए? क्योंकि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान जो बच्चे होते हैं वो वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं, इसलिए हमें प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये आर दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक वर्ष विकास के वे चरण हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। इसीलिए स्कूलों में बच्चों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बचपन से क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जैसे वो कक्षा में पढ़ाई की जा रही विषय वस्तु के अनुरूप चित्रों, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर के माध्यम में लिखित सामग्री प्रदर्शित हो, तो ऐसा परिवेश उनके अधिगम में सहायक सामग्री की तरह कार्य करता है। मतलब उन्हें रटवाने की जगह कोई चीज़ अगर हम विद्यालय में ही उनके अनुरूप चित्र बनाएं, विज्ञापन वगैरह दें, होर्डिंग्स वगैरह लगवाएं, कैलेंडर के माध्यम से उन्हें लिखित सामग्री प्रदर्शित करें, तो ऐसे उनके अधिगम में, ऐसे उनका अधिगम देने की जो उनकी लर्निंग होगी वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, वो अच्छे से इस तरह की चीज़ें सीख पाएंगे। ये बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंट या चित्र देखकर आसानी से चीज़ों को समझने भी लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। माना हमने कि जो डेवलपमेंट के क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, रिलेट होते हैं, लेकिन फिर भी जो बौद्धिक विचार होते हैं जैसे कि तार्किक विचार हैं इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत हम सापेक्ष रूप से पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है इमोशनल यानी कि भावनात्मक, ऑप्शन बी है फिजिकल यानी कि शारीरिक, ऑप्शन सी है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है सोशल यानी कि सामाजिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से संबंधित है। तो जो डेवलपमेंट का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो बौद्धिक क्षमता जैसे कि हमारा ध्यान, हमारी स्मृति, किसी भी समस्या का समाधान करना, हमारी इमेजिनेशन पावर यानी कि कल्पना और सृजनात्मकता से क्या होती है, संबंधित होती है। ये किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करती है। और ये करती क्या है, कोई भी समस्या है उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से सीखने के लिए, तर्क करने के लिए, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करती है। ठीक है,
एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है। और कॉमन सी बात है कि एक बच्चा जितने अधिक अवसर पाएगा उसका संज्ञान कितना होगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वह इन अवसरों से सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता जैसी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है, यानी कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया, ऑप्शन बी है फैमिली यानी कि परिवार, ऑप्शन सी है लॉ यानी कि कानून, और ऑप्शन डी है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि धार्मिक संस्थाएं। तो बताइए, प्रारंभिक जब बाल्यावस्था होती है बच्चों की तो कौन से समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती हैं? तो प्राथमिक संस्था तो उसका परिवार ही होगा ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसका प्राथमिक संस्था उसका परिवार होता है, दूसरे होते हैं समाज। ठीक है, इसने पहला पूछा है तो हमारा परिवार ही सही आंसर हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। समाजीकरण होता है क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो समुदाय होता है वो अपने सदस्यों को जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में क्या करता है? शिक्षित करते हैं। यह शेषावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। और समाजीकरण कब होता है? शेषावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। ठीक है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। और किस अवस्था में ये दिया जाता है? और ये किस अवस्था में होता है? जब बाल्यावस्था में परिवार के माध्यम से जब उन्हें समाजीकृत किया जाता है। ठीक है, ये उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है। परिवार में रहकर ही बच्चा जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सही गलत, भाषा विकास, नैतिक मूल्यों तथा सदाचारों की शिक्षा प्राथमिक तौर पर प्राप्त करता है। जिसे लोग कहते नहीं है कि तुम बाहर जाके जैसा व्यवहार करोगे वो तुम्हारे परिवार को दर्शाएगा, यानी कि तुम किसी को गालियाँ दोगे, मारोगे, पीटोगे तो लोग समझेंगे तुम ऐसे परिवार से आए हो जहाँ ये सारी चीज़ें आम बात है। लेकिन आप अगर दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करोगे, उन्हें अच्छे से बोलोगे, बाकी लोगों के बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे, बच्चों से प्यार करोगे तो लोग कहेंगे वाह बहुत ही अच्छे खानदान से आया है, लगता है उसका परिवार बहुत अच्छा है। यानी कि हमारा जो व्यवहार बाहर होता है वो हमारे परिवार को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, और ये रियलिटी होती है क्योंकि बच्चों का प्रारंभिक परिवार ही होता है उसका प्रारंभिक स्कूल। और जो उसके माता पिता उसे सिखाते हैं, जैसा उसे व्यवहार करते हैं, जैसा उन्हें सिखाते हैं वह सारी चीज़ें सीखता है। अगर उसके घर में मारपीट होती रहती है, माता पीटा जाता है, बड़ों से अच्छे से बात नहीं की जाती है, सम्मान नहीं दिया जाता, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। और अच्छे से अगर सम्मान दिया जाता है तो बच्चे से अच्छे सम्मान देना लोगों को सीखते हैं। तो हमें अपने बच्चों के सामने या वैसे भी हमें लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये सब हमें सिखाया जाता है। अतः ये रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख कारक परिवार है, यानी कि हमारे प्रारंभ में जो समाजीकरण होता है उसका प्रक्रिया क्या होती है? हमारी फैमिली होती है। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे देखो जीन प्याजे से पूछा गया, और मैंने जितने भी अभी तक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं सब में मैंने आपको जीन प्याजे से क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि अब जीन प्याजे से क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जीन प्याजे को, वाइगोत्स्की को, हार्वर्ड गार्डनर को, ठीक है, इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स, यानी कि वो कौन सी अवस्था होती है जिसके द्वारा बच्चे जो होते हैं वो दूसरों का अनुसरण शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक, ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। तो इन्होंने जीन प्याजे ने चार ही अवस्थाएं दी थी और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो जीन प्याजे की चार ही अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। तो चारों अवस्थाओं को अच्छे से याद कर लीजिए। तो बताइए कौन सी अवस्था में बच्चे दूसरों का अनुसरण यानी कि नकल करना शुरू कर देते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक चरण वह चरण होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो दूसरों का अनुसरण यानी कि नकल यानी कि
इमिटेट करने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि अच्छे से जीन पियाजे को पढ़ने के जाना, उसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक चरण बच्चे दूसरों की नकल अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। तो संवेदीगामक अवस्था जो होती है वो पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। और इसमें बच्चे दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में शिशु दुनिया को समझाने के लिए अपनी इंद्रियों और प्रेरक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या कहते हैं कि दूसरों को समझने के लिए यानी कि अपनी इंद्रियों का और प्रेरक क्षमताओं का उपयोग करते हैं, सजगता के साथ शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक कौशल की जटिल संयोजन के साथ समाप्त होते हैं। संवेदीगामक प्रेरक की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो ये पूछ लेता है। सबसे पहले तो वस्तु स्थायित्व, इसको एकदम रट्टा मतलब रट्टा नहीं मारो, समझ लो अच्छे से, वस्तु स्थायित्व। जन्म से लेकर 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था में बच्चों दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, पहला वाला जरूर अच्छे से याद कर लेना। प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार, कौन से विचार? प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार कार्य कारण की अवधारणा को विकसित करता है। सरल, सजगता और अलगाव की चिंता, किसकी चिंता उन्हें रहती है? सरल, सजगता और अलगाव की चिंता। ठीक है, प्रेरक गति के साथ इंद्रियों का समन्वय, किसका समन्वय? इंद्रियों का समन्वय प्रेरक गति के साथ। ठीक है, तो ये सब हमारी हैं संवेदीगामक अवस्थाएं। 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये भी हमारा देखो जीन पियाजे से ही लिया गया है। हमने जितने भी आपको प्रीवियस ईयर तक पेपर कराए हैं अभी तक, सारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए जाकर, उन सब में से पूछा गया है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना, और इसमें से 4 ही अवस्थाएं हैं, 4 ही अवस्थाओं से इनसे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ लेना। 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए है संवेदीगामक यानी कि सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व सक्रियात्मक, ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। पहले संवेदीगामक था, ये 0 से 2 अवस्था थी, ये वस्तु स्थायित्व थी, ये बच्चों को दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य काल को सही से वो याद रखना शुरू कर देते हैं, वो भी क्रम में। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था होती है जिसमें बच्चे भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में उन्हें याद रखना शुरू कर देते हैं। आगे हमारी व्याख्या करिए, और व्याख्या को सही से देखना, क्योंकि इससे हमारे कई जो क्वेश्चंस हैं वो जिससे हमारे कई डाउट सॉल्व हो जाएंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जीन पियाजे ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, ये याद रखना। फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। कौन से? मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे जो हैं वो भूत, वर्तमान और भविष्य को अच्छे से याद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों में रहती है, और होती कौन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? 7 से 11 वर्ष तक। तो ये भी पूछ लेगा कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। ये तीसरी, पहले 0 से 2, फिर 2 से 7, तीसरी 7 से 11, और तीसरी अवस्था भी हमारी मूर्त संक्रियात्मक होती है, जो उसमें बच्चे जो होते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य को क्रम में याद करना स्टार्ट कर देते हैं। इस चरण में बच्चे वस्तुओं के समूह और उपसमूहों में वर्गीकृत करने लगते हैं। इस समूह में बच्चे क्या करते हैं कि जो वस्तुएं होती है उसको समूह या फिर जो उसको उपसमूह होते हैं उसमें वर्गीकृत करने लगते हैं। उनमें संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है। ये भी पूछा गया था कि बच्चों की कौन से वर्ष में संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो 7 से 11 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक चरण। बच्चे इसी चरण में प्रतिवादिकृता को समझ को विकसित
प्रतिवर्तीयता की समझ को विकसित कर लेते हैं और उनमें संख्या, द्रव्यमान और वजन के संरक्षण का भी समझ विकसित हो जाती है। अर्थात वे यह समझने लगते हैं कि कोई पदार्थ तब भी मात्रा में समान रहता है जब उसका स्वरूप जो होता है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग भी हमारे हर प्रीवियस ईयर के पेपर में आए, तो भी अच्छे से याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू Lawrence Kohlberg, individuals at this stage judge their and others' actions in terms of needs and wants। तो ऑप्शन है अनुपालन और दंड विन्यास यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड गर्ल एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तीसरा कह रहा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन यानी कि आंतरिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति जो होता है वो यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है। ठीक है, इसकी व्याख्या कह रही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग व्यक्ति यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे सामाजिक मानकों तथा परिचित व्यक्तियों के विषय में मानकों का पालन करने के आधार पर नैतिकता के विषय में निर्णय करते हैं तथा इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो इस व्यवहार को अच्छा मानते हैं जो दूसरों को प्रसन्न रखता है। इस अवस्था में बच्चे क्या कहते हैं कि जो व्यवहार दूसरों को खुश रखता है उस व्यवहार को वो अच्छा मानते हैं और जो व्यवहार दूसरों को पीड़ा देता है उसे खराब, जिससे दूसरों को मदद मिलती है तथा जो दूसरों के द्वारा अनुमोदित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की, देखो मैं इसको कह रही थी ना लेव वाइगोत्स्की आएगी, मैं सोच रही थी अभी तक आया क्यों नहीं, लो आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, इन सबसे जो हॉर्बर्ट गार्डनर, इन सबसे एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये सब तो छोड़ना ही मत। तो बताइए लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया है। लेव वाइगोत्स्की emphasized on the importance of dash and dash in the process of cognitive development। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक उपकरण और दंड यानी कि कल्चरल टूल्स एंड पनिशमेंट। दूसरा कह रहा है मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों यानी कि साइकोलॉजिकल टूल्स एंड रिवॉर्ड्स। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक पारस्परिक और चर्चाएं यानी कि सोशल इंटरेक्शंस एंड डिस्कशंस। चौथा कह रहा है कि जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड कॉम्पिटिशन। हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सोशल इंटरेक्शंस एंड डिस्कशन यानी सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाएं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं की महत्वता पर बल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं की महत्वता पर जोर दिया है। इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हम किस नाम से जानते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसके अनुसार समाज के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक जैसे कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारा सामाजिक कारकों में कौन कौन आते हैं? देखो परिवार आता है, समाज आता है, विद्यालय, मित्र मंडली और परिवेश आता है। भाषा का प्रभाव इस पे पड़ता है क्योंकि जब बालक सामाजिक अंतःक्रिया व सहयोगी अधिगम में भाग लेते हैं तो उनमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तथा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा उनमें सांस्कृतिक सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है जिससे कि वे चर्चाओं में भाग लेते हुए अपने भाषाई विकास को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डेस्क की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डेस्क के अवसर देने चाहिए। तो बताइए एक हमें अगर अर्थपूर्ण अधिगम चाहिए, कैसा अधिगम चाहिए, ऐसी लर्निंग चाहिए जिसे हम उसको अर्थ के साथ ग्रहण कर सकें, तो उसको हम बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को किसकी
किसकी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को किसके अवसर देने चाहिए। टू सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड टेक अप टू रोल ऑफ अ डैश एंड टीचर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बिकम डैश। ऑप्शन ए हो जाएगा सुसाधक, ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदारी बनने यानी कि फैसिलिटेटर, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी है आदेशक, जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता यानी कि डायरेक्टर, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा कह रहा है जानकारी संभरक, ज्ञान के वंशवर्ती ग्रहणकर्ता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड सबमिशन रिसीवर ऑफ नॉलेज। और चौथा कह रहा है अनुदेशक यानी कि अनुकरणकर्ता, ट्रेनर, इमिटेटर्स। तो इसमें बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। जो सबसे पहले तो इसे बता दो, निष्क्रिय ग्रहणकर्ता तो हमें बनाना ही नहीं है, हमें लोगों को एक्टिव बनाना है उनकी नॉलेज के लिए, नहीं उन्हें पैसिव बनाना है। तो जो पैसिव वाला तो गलत ही होगा। फिर सुसाधक, ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदार, हाँ ये हो सकता है। तीसरा है जानकारी संबंध, ज्ञान के वंशवर्ती ग्रहणकर्ता, नहीं ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। फैसिलिटेटर, एक्टिव पार्टिसिपेट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदारी बनने। अर्थपूर्ण अधिगम को हमें बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को सुसाधक यानी फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए और जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदारी बनने यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शंस के अवसर क्या देने चाहिए, ठीक है, के अवसर हैं देने चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से तथा ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि हमें नॉलेज को कैसे ग्रहण करना चाहिए, पूरी सक्रियता के साथ, पूरे एक्टिव होकर और साथ ही पूरी जानकारी को ठीक से, ठीक है, ग्रहण करना चाहिए, उस प्रक्रिया के रूप में होता है। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों का ध्यान रटकर तथ्यों को याद करने के बजाय अवधारणाओं की समझ को महत्व देकर केंद्रित करें। तो हमें टीचर के रूप में क्या करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रट्टा नहीं मरवाना चाहिए किसी भी बात का, उन्हें अवधारणाओं को समझ कैसे, उनके अवधारणाओं के बारे में समझाना चाहिए, ठीक है, और उन पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे अवधारणाओं को समझकर स्वयं से करेंगे तो उनमें एक प्रभावी अधिगम का निर्माण होगा। और बच्चे हैं जब समझ के साथ उसका पढ़ेंगे, अच्छे से उसे समझेंगे, तो उनमें क्या होगा कि एक प्रभावी अधिगम का निर्माण होगा। ठीक है, अतः अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को सुसाधक की भूमिका निभानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के सक्रिय, ठीक है, एक्टिव भागीदारी बनने का अवसर देना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारा सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक कर देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके बाकी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सुबह हमारे 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए, कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इफ लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you. Bye.